नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पर और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर उस पहलू पर जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने निवेश को बेहतर कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं इस पर बातचीत करने के लिए और आपके हम सवालों को शामिल करते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों के जरिए। आप हमें 7045220000 इस व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। आस्क अस योर मनी इस हैशटैग के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ yourmoney@nw18.com इस मेल आईडी पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं, तमाम डिटेल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज के नए टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक आज हमने एक बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है। आमतौर पर आप जब भी म्यूचुअल फंड लेने जाते होंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको वेबसाइट पर दिखती होगी कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेना चाह रहे हैं या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड लेना चाह रहे हैं। सो ये मतलब होने के लिए तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, लेकिन सबसे पहला कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है कि क्या कौन सा फंड का चुनाव करना है और क्या फ़ंड के क्या मायने हैं। तो समीर सर, जब शुरुआत यहाँ से होती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो होता ही है कि कौन सा फ़ंड लेना चाहिए, कौन सा फ़ंड नहीं लेना चाहिए। आप ही इन दोनों का अंतर बताइए और आप ही बताइए कि इन दोनों में लेना कौन सा चाहिए, चुनाव किनके लिए कौन सा सही है। तो सुमित जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। ये शो के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इन्वेस्टर को एजुकेट करने का। अब समीर बात सर, करते हैं। वो तो रियलाइज हो ही रहा है धीरे धीरे। एसआईपी का नंबर इतना बड़ा आ रहा है, 21,000 करोड़ का एसआईपी पहुंच गया, तो म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है। इसीलिए बात करना भी बहुत जरूरी होता है इन टॉपिक्स के ऊपर। तो आप शुरुआत करिए अब। हाँ, तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस क्या होता है। अब अगर हम डायरेक्ट और रेगुलर की बात करें तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। बेसिक जैसे फंड मैनेजर सेम होता है, पोर्टफोलियो सेम होता है। जो डिफरेंस सिर्फ होता है वो होता है उसके एक्सपेंस रेशियो में और एनएवी। यहाँ पे क्या होता है, जब आप रिटेल इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने जाता है और वो खुद विदाउट एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प के बिना अगर अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की एएमसी की साइट पे जाके करता है या आरआईए की हेल्प लेके करता है, तो उसे डायरेक्ट फंड कहते हैं। रेगुलर फंड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड एजेंट या आरआईए की हेल्प के साथ करते हो, उसको रेगुलर फंड बोलते हैं। अब जब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस एक्सपेंस रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है यहाँ पे, जो भी म्यूचुअल फंड अपना डेली रूटीन चलाने के लिए जो भी खर्चा करती है वो एक्सपेंस रेशियो में होता है। अब इसमें से जो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे उनको कमीशन देना पड़ता है। वो एडिशनल एक्सपेंसेस होता है ओवर एंड अबव रेगुलर एक्सपेंसेस, जिससे एक्सपेंस रेशियो बढ़ता है अगर आप रेगुलर जाते हो और डायरेक्ट में वो कम रहता है। उसका एनुअल, अगर हम मंथ एनुअल बेसिस पे देखें तो आधे टके से लेके 1 से 1.5% के बीच का एवरेज रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। डिपेंड ऑन दी स्कीम का साइज क्या है, क्या एक्सपेंस रेशियो, वो देख के उसके ऊपर उतना इम्पैक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर के रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। तो समीर सर, ज़्यादा बेहतर क्या है, क्या डायरेक्ट में, क्योंकि आज के समय पर म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं कि डायरेक्ट निवेश करने में एक बार कोई रिस्क होता है कि क्या चुनना है, किस चीज़ का चुनाव करना है, किसका नहीं। तो कैसे डायरेक्ट ज़्यादा बेहतर है या रेगुलर के ज़रिए निवेश करें? तो सुमित जी, डायरेक्ट के लिए तब ऑप्ट करना चाहिए जब आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता हो, आपको स्कीम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, आपको अपने गोल्स के बारे में पता हो, वो गोल्स सेट करने के लिए कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वेल डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज की अगर आपके पास जानकारी है तो आपको डायरेक्ट के थ्रू ही जाना चाहिए। और अगर आप रेगुलर प्लान कब लेना चाहिए, जैसे आपके पास नॉलेज है बट टाइम नहीं है सारी चीजें मैनेज करने के लिए, या आप नॉलेज एक्सप्लोर करने का आपके पास टाइम कम है, ये चीजों जब आपके साथ होती है तो आपको रेगुलर लेना चाहिए, जहां पे आपका एडवाइजर आप ऑन बिहाफ ऑफ यू सारी चीजें कर लेगा। वो फंड के बारे में पूरा रिसर्च कर लेगा, कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर्ली करके देगा। सो वो केस में आपको रेगुलर प्लान में जाना चाहिए। दोनों ही, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों का पोर्टफोलियो सेम रहता है एज वेल एज फंड मैनेजर सेम रहता है। जो डिफरेंस अंतर आता है वो सिर्फ एनएवी और एक्सपेंस रेशियो में रहता है। तो समीर सर, क्या जो कॉस्ट का अंतर आ रहा है, ये कॉस्ट मतलब
द वर्थ एंड द कॉस्ट, इसको आप ऐसे समझिए कि क्या इस लागत को देना वर्थ है या इस लागत को देना वर्थ नहीं है किसी भी रिटेल निवेशक के लिए? सुमित जी, लागत वर्थ है कैसे बताता हूँ। ज्यादातर हमने देखा है कि जब मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है और वो पैनिक डिसीजन ले लेता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद कर देता है। अगर इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो रोक देता है। ये सारी चीजें सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल प्लानर, जो आपका फाइनेंशियल प्लानर होता है, जो आपका एडवाइजर है, तो वो आपको हेल्प करता है आपको गलत डिसीजन रोकने से। दूसरा, काफी टाइम हमने देखा है, आप भी देख रहे हो, हम जितने इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं उसमें उनका एक्सपोजर ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप या सेक्टोरियल फंड में होता है। अब ये एक्सपोजर कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अगर आप ये चीजें ढंग से, अगर आपने वेल बैलेंस नहीं करी हुई है, तो जो 1 टके का डिफरेंस हम ईयरली काउंट करते हैं वो कहीं ना कहीं साउंड ऑफ हो जाता है। बट हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, आप ये सारी चीजें जानते हो, तो डायरेक्ट एनी टाइम बेटर रहता है। तो आपकी समझ, आपकी सचेतता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड निवेश करें। क्या लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में बहुत अंतर एक्सपेक्ट करके चले क्या हम इसमें, इन दोनों में? हाँ सुमित जी, अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल के लिए, तो करीबन 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट, सॉरी, रिटर्न में इम्पैक्ट दिखेगा। ओके, चलिए, तो इसलिए आप सोच समझ कर अपने चुनाव के हिसाब से, यानी कि अपनी समझ बूझ के हिसाब से, अगर आप बाज़ार को समझते हैं तो आपके लिए कौन सा है, और अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए कौन सा है, इसलिए दोनों में चुनाव करना ज़रूरी है और उसके हिसाब से ही आप अपनी रणनीति बना के चलेंगे। ये तो रही आज के टॉपिक की बात। अब बातचीत कर लेते हैं आज के सवालों के ऊपर भी। संतोष कुमार सिंह पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं, पहले दर्शक। संतोष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सुमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। और जी बोलिए। हाँ, चलिए, मेरा क्वेश्चन मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से रिलेटेड है जो मैंने सेंड करा है आपके पास। एंड मेरा टारगेट 2 करोड़ का है इन 10 ईयर्स में। ओके। और अभी मेरी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है 12 लाख की है। एंड मैं उसके ऊपर अभी जो मेरी एसआईपी चल रही है उसके ऊपर मैं 10 to 15% पर ईयर उसको मतलब उसको आगे बढ़ा सकता हूँ मैं। स्टेप अप कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे समझना है कि कौन से कुछ ऐसे जो फंड हैं जिसको मैं निकाल सकता हूँ और कोई ऐड और नए जो ऐड कर सकता हूँ। तो संतोष जी, आपने जो बाजार में निवेश शुरू किया, ये कब से निवेश शुरू किया है म्यूचुअल फंड में? ये मैं लास्ट 7 ईयर से कर रहा हूँ। 7 ईयर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आल्सो इन्वेस्टिंग इन दैट इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी शेयर मार्केट। ओके, तो आप जो ये म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं पिछले 7 साल से, आपने 16,000 की एसआईपी से ही शुरू किया था या धीरे धीरे एसआईपी बढ़ाई है आपने 16,000 तक? नहीं, मैंने धीरे धीरे एसआईपी बढ़ाई है। मैंने स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट किया था। ओके, और विद टाइम आप बढ़ाते बढ़ाते 16,000 पे आ गए। एग्री? एग्जैक्टली। और आप नॉन इक्विटी पोर्टफोलियो से करीब 2 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य साध रहे हैं, खाली म्यूचुअल फंड से ही? यस। ओके, चलिए, तो क्या करना चाहिए समीर सर? इनकी उम्र 40 साल है और ये करीब 16,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। पोर्टफोलियो ऑलरेडी इनका 12 लाख पहुंच चुका है। ये धीरे धीरे 10 से 15% का स्टेप अप अपनी एसआईपी में कर सकते हैं। इन्होंने आपको पोर्टफोलियो की, और 2 करोड़ का लक्ष्य 10 साल में साध के चल रहे हैं। इन्होंने आपको भेजा हुआ है, तमाम डिटेल्स आपने देखी होंगी। 1-2 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की उसमें, एक तो टैक्स सेवर इनके पास 2-3 है, और दूसरा वैसे अदरवाइज फंड जो है वो इनका बैलेंस है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक फंड इनके पास है। क्या करना चाहिए ना? तो संतोष जी का हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। पहले हम बात करके उनके गोल की। संतोष जी को 10 साल में 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। अब करंट एसआईपी और जो उनका ईयूएम इकट्ठा हुआ है, अगर हम वो जोड़ लेते हैं तो करीबन 76 लाख तक वो पहुंच जाएंगे अगले 10 साल। बट अगर उनको 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला, अपना एसआईपी अगर 10 साल के अंदर ही अचीव करना है तो पहले उनको अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा के, जो अभी 16,000 है वो बढ़ा के 70,000 तक ले जाना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं कर सकते हो तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए वायबल रहेगा, वो है 16,000 की एसआईपी आप इमीडिएटली 25,000 तक ले जाए, यानी 9,000 की एडिशनल करें, और अपना टेन्योर जो 10 साल, अगले 10 साल की जगह 15 साल करेंगे तो आप कंफर्टेबली अपना
2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अब उनका एक क्वेश्चन ये था कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना चाहिए। तो ऐसे तो ज्यादातर स्कीमें उन्होंने बहुत सही सिलेक्ट करी है। सिर्फ एक हमारा सजेशन ये रहेगा कि उनका जो एक्सिस स्मॉल कैप का फंड है, यहाँ पे आप वो बदलाव कर सकते हैं, उसको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक छोटा सुझाव है। बाकी पोर्टफोलियो में उनका लार्ज कैप प्लस मिड कैप का अगर हम बैलेंस देखते हैं तो ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस्ड है। तो दो बड़े विकल्प तो पहले आपके सामने हैं। पहला कि आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए इधर, या अपनी एसआईपी का अमाउंट आप 25,000 कर अपनी ड्यूरेशन भी बढ़ा दीजिए, तो उससे आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा और आपका गोल इजीली अचीव कर पाएंगे आप। दूसरा, थोड़े बहुत फेरबदल आप फंड्स के अंदर जो आपको करने की बातचीत की गई है, आप उसके अकॉर्डिंग बदलाव कर सकते हैं, और बाकी आपका गोल इजीली अचीवेबल है तो आप उसके हिसाब से भी रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल आया है अविनाश सिंह साहब का। ये सवाल ईमेल के जरिए आया है। इनकी उम्र 36 साल है, करीब करीब मंथली निवेश में 34,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। 20 साल के लिए इनका निवेश सही है कि नहीं, ये पहला इनका सवाल है। दूसरा, क्या पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, ये इनका दूसरा सवाल है। समीर सर, आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है इनके पास, जिसमें 12,000 रुपये की एसआईपी करते हैं। क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 5,000 की एसआईपी करते हैं। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, इसमें 5,000 की एसआईपी करते हैं। और मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप है, 4,000 रुपये की एसआईपी। स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड। तो 6 फंड्स या 8 फंड्स जो इन्होंने भेजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्होंने जो और डिटेल दी है कि बेटे की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं, और मल्टी कैप फंड में करीब 3,000 रुपये की एसआईपी और स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपये की एसआईपी, जो कि बेटे के लिए डेडिकेटेड इन्होंने रखी हुई है। तो अब आप बताइए कि ओवर एक्सपोजर तो नहीं है, पहली चीज़ ऐसा स्मॉल कैप मिड कैप में। दूसरा, लॉन्ग टर्म गोल और बेटे की पढ़ाई दोनों के लिए, दोनों में ही इन्होंने स्मॉल कैप फंड्स को भी शामिल किया हुआ है। सो क्या सही है चुनाव इनका? तो सुमित जी, जो उनका करंट पोर्टफोलियो है उनमें फंड का सिलेक्शन सही है। कोई भी फंड सिलेक्शन में ऐसा कोई भी फंड नहीं जो उनको इमीडिएट अभी चेंज करना चाहिए। अब आपका सवाल था लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने जो स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखा वो सही है। हाँ, उनके पास अवधि अच्छी है तो स्मॉल कैप फंड में थोड़ा एक्सपोजर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है, डाइवर्सिफाइड है। हाँ, बट अगर आगे आगे जाके वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे गोल के करीब आते हैं वहां पे हमारा ऑलवेज सजेशन ये रहता है कि सेक्टोरियल फंड और स्मॉल कैप मिड कैप से बच के आप इंडेक्स फंड या ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। अब उनका अविनाश जी को एक लाइक उन्होंने क्वेश्चन भेजा है बट थोड़ा अधूरा है। वो कितना लक्ष्य हासिल करना चाहता है ये इन्वेस्टमेंट से, वो उन्होंने लिखा नहीं है। बट अभी जो उनकी 34,000 की एसआईपी चल रही है, अगर वो 20 साल तक रखते तो करीबन 3 करोड़ 36 लाख रुपए के जितना उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। सो अविनाश जी से मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब रिटायरमेंट के पर्पज से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप कितना इकट्ठा करना चाहते हो वो लक्ष्य बनाए, उसके अंदर करंट इन्फ्लेशन का रेट भी काउंट कर ले, ताकि जब रिटायरमेंट एक्चुअली आए, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, जब वो स्टेज पे पहुंचे तो फंड सफिशिएंट हो और उनका बाकी का टाइम अच्छे से निकले। तो कुछ चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है अविनाश सर, लेकिन मैक्सिमम आपके फंड सही हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। बस एक इन्फ्लेशन वाला पार्ट एडजस्ट कर लेना। और एक बात जो आपको समीर सर ने बोली कि जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब जाएं वैसे वैसे आप सेक्टोरल फंड से बचिएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जब आप एक बड़ी पूंजी इकट्ठी कर चुके होते हो तो एक स्पेसिफिक फंड में जाने या एक सेक्टर में जाने से या तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है या बहुत ज़्यादा पैसा जा सकता है, क्योंकि आप एक ही जगह सेंट्रिक हो गए हैं। सो उस समय पर ज़्यादातर जानकारी राय देते हैं कि आप डेट फंड की तरफ जाएँ ताकि आप थोड़ा पैसा आप सेव कर लें कि आप ऑलरेडी बड़ा गोल अचीव कर चुके हो। इस तरह से आप बदलाव लास्ट मिनट पर करिएगा, लेकिन अभी के लिए आपको रणनीति बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब सुरेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं तमिलनाडु से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर मुझे मैंने कोटक इन्वेस्ट रिटायर रिच प्रोटेक्शन, उसमें मैंने अभी तक एसआईपी किया नहीं है, उनसे मैंने वो सिर्फ कोटेशन लिया था। तो 5,000 मेरा एसआईपी है मंथली। ओके, ठीक है। तो वो मैं अभी 39 मेरा एज है, अगर 60 एज तक यानी 20 साल तक मैं ये अमाउंट एसआईपी 5,000 से चालू रखता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बोल रहे थे 25 लाख आपको मिल जाएंगे, और बाकी आप साल में 25 लाख मिल जाएंगे और 20 साल में आपको ये रकम
जाके 70-80 लाख हो जाएगी, तो उसमें से आप विड्रॉ कर लो और बाकी 50% आप 99 ईयर्स तक या 60 रखते जाओ और आपका अच्छा खासा रिटर्न मिलता जाएगा। तो Okay. सर ये क्या सही है क्या? आपने स्कीम का नाम क्या बताया सर? स्कीम का कोटक ई इन्वेस्ट यूलिप प्लान रिटायर रिच प्रोटेक्शन। ओके, तो आप इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हो क्या सुरेश सर? ना, इन्होंने बोला था कि ये अपना इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी में। आपके पास सुरेश सर वैसे इंश्योरेंस है क्या अदरवाइज? इंश्योरेंस मेरा वो है, अपना एक टर्म प्लान है। टर्म प्लान है ना आपके पास? हाँ हाँ, चलिए, आप जो लेकिन वो 60 ईयर तक है सर, इसलिए मैं सोचा कि इसके बाद अगर है तो फिर क्या है, अगर वो तो निश्चिंत है, उसमें इनकम नहीं है, वो तो हाँ, वो term ठीक है, आपने इंश्योरेंस से अपने आप को इंश्योर कर लिया है, वो ज़रूरी था पहले। आपसे मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि जो यूलिप आपको बेचा जा रहा है या आप जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो जिस पे सवाल है आपका, वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। उसको फुल फॉर्म यूलिप का यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है। ये शेयर बाजार में पैसा डाला जाता है और शेयर बाजार से कुछ सालों बाद जो रिटर्न आता है, उस रिटर्न के हिसाब से आप इंश्योर्ड भी होते हो और प्लस आपको रिटर्न भी मिलता है। अगर इसके बारे में और डिटेल आपको समीर सर बताएंगे, लेकिन जो बेसिक जानकारी थी वो ये आपके सामने रख दी गई है। तो समीर सर, इनको कोटक के एक यूलिप प्लान के बारे में कहीं से जानकारी मिली है जो ये कह रही है कि 5,000 रुपये की SIP करिए, 20 साल के लिए कितना कॉर्पस वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। पहली चीज़, इनको ये कहा गया है कि 60 की उम्र में 50% के आसपास का कॉर्पस से निकाल पाएंगे और बाकी कॉर्पस जो है वो निवेशित रहेगा। तो इनका सवाल ये है कि 1 करोड़ के लिए क्या इस स्कीम में निवेश करना सही है और कितनी पूंजी की SIP 1 करोड़ के लिए काफ़ी रहेगी? आप इस पर प्रकाश डालिए, क्या ये स्कीम सही है पहला इनके लिए? दूसरा, और अच्छे विकल्प हैं क्या इनके पास कोई? तो सुमित जी, सुरेश जी जो यूनिट लिंक प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन उन्होंने बना के दिए है, जनरली देखा जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम 10 साल का या 10 साल का रोलिंग रिटर्न निकालते तो 12% के करीब का रिटर्न निकलता है एवरेज। ये हम मॉडेस्ट रिटर्न कंसीडर करते हैं। अगर 5,000 का SIP कोई 20 साल के लिए करता है और पोर्टफोलियो 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, राइट, तो वो 50 लाख के करीब का एक AUM इकट्ठा होगा। तो 1 करोड़ के लिए 5,000 रुपए के SIP से 1 करोड़ का लक्ष्य थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। अगर रिटर्न बहुत अच्छा एक्सेप्शनली जैसे अभी परफॉर्म चल रहा है वो कंटिन्यूअस रहे तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। उतार चढ़ाव मार्केट में होते रहता है। इसको इसको ध्यान में रखते हैं हम एवरेज 12% का CAGR काउंट करते हैं। इससे वो 50 लाख तक का AUM इकट्ठा कर पाएंगे। अब रही बात यूनिट लिंक की, तो सुरेश जी, यूनिट लिंक आप लेते हो तो उसमें फंड में जो हम अभी बात कर रहे थे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, तो डायरेक्ट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है। 1% से 1% से 1.5% के बीच में जनरली एक्सपेंस रहता है। जबकि यूनिट लिंक आप जब भी बाय करते हो तो उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है, राइट। तो पहला पोर्शन ये होता है वो कहीं ना कहीं आपके NAV से एडजस्ट होता है। तो यूनिट लिंक आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग से कर रहे हो तो ये सजेशन हमारा जनरली ये रहता है कि आप अवॉइड करो। रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से आप कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड में भी रिटायरमेंट ओरिएंटेड प्लान्स है, आप उसमें कर सकते हो। अब अगर हम आपके गोल 1 करोड़ की बात करते हैं तो आपको 5,000 का SIP की जगह महीने का 10,000 करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप 10,000 इमीडिएट नहीं कर सकते हो तो 5,000 से SIP स्टार्ट करें और हर साल 10% से आप अपना SIP स्टेप अप करेंगे तो 20 साल के बाद आप अपना जो लक्ष्य 1 करोड़ रखा है वो हो जाएगा। अब जब आपने यूनिट लिंक की बात करी थी जिसमें बोला था आपकी एज 60 साल होगी तब आपको 50% विड्रॉल होगा, बाकी का 50% एज एन्युटी आपको मिलेगा। सो यहाँ पे सजेशन ये रहता है कि आपके पास जब एन्युटी वाला पोर्शन आता है उससे ज्यादा अगर आप म्यूचुअल फंड का SIP जो आपका AUM इकट्ठा हुआ है उसको आप SWP करके डेट या हाइब्रिड में डाल देते हो तो भी रिटर्न यूनिट लिंक से ज्यादा निकलेगा। समीर सर, एक सरल भाषा में एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर कोई निवेशक जो हमें सुन रहा है, जिसके सामने यूलिप का विकल्प खड़ा हुआ है, जो यूलिप में पैसा डाल सकता है, वो यूलिप में पैसा डाले जिसके पास इंश्योरेंस है, वो यूलिप में पैसा डाले या म्यूचुअल फंड में पैसा डाले? तो सुमित जी, यहाँ पे दो पर्पस होता है। यूनिट लिंक का फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है वो बताता हूँ।
यूनिट लिंक में जब आप इक्विटी में डालते हो, राइट, आप इक्विटी फंड सिलेक्ट करते हो, उसमें 5 अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। आप इंटर इंटर जो रीबैलेंसिंग की बात करते हैं, वो बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इक्विटी में डाला है, तो वहां से आपको रिडीम करके आपको डेट में डालना पड़ता है, जबकि यूनिट लिंक में आपको एसेट एलोकेशन चेंज करना है, आप इजीली अंदर करोगे इक्विटी से डेट में से इक्विटी में आराम से कर सकते हो। बट ये मार्केट एक्सपर्ट होता है वो कर सकता है, राइट, जिनको मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा क्या बोलते हैं, स्टडी करते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बेहतरीन रहता है ये विकल्प। अगर टर्म प्लान है तो हमारा जनरल सजेशन ये रहता है कि यूनिट लिंक की जगह आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलिए, तो ये सवाल पूछना इससे ज़रूरी था कि अगर आप नया निवेश कर रहे हैं और यूलिप के ज़रिए आपके सामने यूलिप का विकल्प भी और म्यूचुअल फंड भी है, तो आप कौन सा निवेश को ऑप्ट करें, वो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और सवाल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उन पर भी हम बातचीत करते रहेंगे और टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पर सर मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और आज के हमारे टॉपिक के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। अब अगला सवाल भी दिल्ली से आया है और राहुल शर्मा साहब का एक सवाल आया है। उनकी मंथली निवेश करीब 6,000 रुपये के आसपास का है, जो कि एसआईपी के तौर पे है। पोर्टफोलियो करीब 1,20,000 रुपये के आसपास का है। 15 से 20 सालों में 2 करोड़ का लक्ष्य वो साध रहे हैं। किसी फंड से निकलने की ज़रूरत है या नहीं, और 3 से 4 महीने में एसआईपी बढ़ाने का इनका एक प्लान भी है। ये 16,000 रुपये तक की एसआईपी बढ़ाने के लक्ष्य बना के चल रहे हैं। 16,000 रुपये का लक्ष्य आने वाले समय में कर सकते हैं। तो अभी की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हुए तो समीर सर नहीं लग रहा कि ये आसानी से इनका लक्ष्य अचीव हो पाएगा। लेकिन अगर 16,000 रुपये तक लेके जाते हैं और 20 साल का समय भी लेकर चलते हैं, तो क्या इनके फंड सही हैं? क्योंकि इनके फंड्स में भी कुछ स्मॉल कैप हैं और कुछ फ्लेक्सी कैप है। सो रिटर्न तो अभी तक ठीक दिख रहा होगा, बैलेंस तो है, लेकिन आगे की सिचुएशन कैसी रहेगी? सुमित जी, पहले उनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में वेल डाइवर्सिफिकेशन या वेल बैलेंस्ड अप्रोच इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, जहां पे उनका मंथली जो एसआईपी अमाउंट है वो 2,000 रुपये है। फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपये रखा है, कॉन्ट्रा, स्मॉल कैप और इमर्जिंग बाकी सब में भी 1,000 रुपये रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया है। राहुल जी को इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने ये रखा है कि कोई भी एएमसी में ना कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क बढ़ाया है, ना सेक्टोरियल फंड या ना मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे हम जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स में देखते हैं जहां पे ओवर एक्सपोजर है, वैसा कुछ नहीं है। स्कीम का सिलेक्शन भी सही है। तो ये पोर्टफोलियो के एस्पेक्ट से उन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्कीम का सिलेक्शन किया है। अब अगर हम उनके गोल की बात करते हैं, यहाँ पे उनका गोल है 2 करोड़ इकट्ठा करना अगले 20 साल में। अभी उनका जो 6,000 का एसआईपी चल रहा है प्लस बाकी का अमाउंट जो बढ़ाना चाहते हैं, ये सब मिला के भी अगर ये 20 साल तक एवरेज 12% रिटर्न जनरेट करते हैं तो 1,71,00,000 रुपए के करीब उनका इकट्ठा हो जाएगा। बट अगर उनको अपना गोल 2 करोड़ अचीव करना है तो यहाँ पे उनको अपनी एसआईपी 16,000 की जगह 19,000 करेंगे तो कंफर्टेबली अपने जो लक्ष्य है 2 करोड़ इकट्ठा करने का, वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आपका जो एसआईपी का अमाउंट जो आप 16,000 लेके जाना चाह रहे हैं, उसको आप 19,000 के आसपास अगर ले जाते हैं तो 20 सालों में अपने गोल को, 2 करोड़ के गोल को आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन राहुल जी, जो हर बार हम अपने अलग अलग दर्शकों से कहते हैं, वही आपसे भी कहेंगे कि आप जब भी कभी लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो महंगाई को भी आप ज़रूर उसमें शामिल कर लें। तो उससे आपका जो कॉर्पस है वो एटलीस्ट और बेटर दिखेगा। तो आप अगर एसआईपी अपनी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और बेहतर समय के लिए बढ़ा सकते हैं, तो आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जोड़ना आप ही के फ़ायदे में आएगा। तो 2 करोड़ के नंबर के लिए आप 19,000 की एसआईपी करिए और ज़्यादा के लिए आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। सभी सर, अब आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। तो सुमित जी, टॉप 4 फंड में पहला हमारा सजेशन ये रहेगा निपॉन लार्ज कैप फंड, दूसरा एचएसबीसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीसरा फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप और चौथा फंड रहेगा एसबीआई कॉन्ट्रा। एक भी मिड स्मॉल कैप नहीं, ऐसा क्यों?
सुमित जी, मैं इसलिए इसमें मिड कैप स्मॉल कैप डायरेक्टली नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में पोर्शन आ ही जाता है। दूसरा, कस्टमर की रिस्क, आपके शो को देखने वाले सब अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं। अगर हम स्मॉल कैप यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, उनका रिस्क अपेटाइट, उनका एज ग्रुप देखे बिना अगर वो स्मॉल कैप हमारे सजेशन से ले लेते हैं, और आपको पता है स्मॉल कैप लार्ज कैप सेक्टोरल फंड कितने रिस्की रहते हैं, तो सजेशन हम ऑलवेज जब जेनरिक सजेशन देने होते हैं तब स्मॉल कैप मिड कैप हो सके तब तक डायरेक्ट सजेशन नहीं देते हैं, उसको जैसे लार्ज मिड कैप या फ्लेक्सी कैप के माध्यम से हम कवर करते हैं। तो आप डायरेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में ना जाने की वजह ये भी है कि बाजार बहुत तेज़ है और ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है और यहाँ रिस्की प्रोफाइल भी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा आराम से अगर आप मीडियम टर्म रिस्क रखते हैं तो आपके सामने ये 4 फंड्स हैं जिनके साथ आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह समीर सर हमारे साथ बने रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और आज के टॉपिक पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।